जुनून एपिसोड 119। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। प्रेम तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। प्रेम चारों तरफ देखता है लेकिन मन्नत उससे कहीं भी नजर नहीं आती। तो प्रेम चंपाबाई से बोलता है, वाइफी कहाँ है आंटी? चंपाबाई, मन्नत बेटियां तो सुबह सुबह ही मंदिर चली गई। नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो शायद मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए बिटिया को आने में इतना समय लग रहा है। कुछ देर में आ जाएगी। प्रेम को अपने दिल में कुछ खालीपन सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी प्रेम अपने सारे ख्यालों को झटक कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब आगे। आज प्रेम के ऑफिस में थोड़ी हलचल थी। कुछ लड़कियां थी जिनकी नजरों में किसी की खूबसूरती छुप रही थी, तो वहीं पर कुछ लड़के थे जो आज ऑफिस में बिना मन से काम कर रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं और ही था। जी हाँ, ये खूबसूरती की मलिका कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही थी। मन्नत ने चंपाबाई को समझा दिया था कि अगर प्रेम पूछे कि वो कहाँ गई है तो उन्हें बता देना कि मैं मंदिर गई हूँ। और मन्नत ने आज से अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। मन्नत ने सोचा था कि वैसे भी मन्नत का काम तो डिजाइनिंग अपार्टमेंट में है, तो उसकी प्रेम से मुलाकात वहां पर होगी ही नहीं। इसीलिए मन्नत ने सोचा कि प्रेम को ना बता कर वो अपनी जॉब स्टार्ट कर दे, और वैसे भी उसे जॉब सिर्फ कुछ टाइम के लिए करनी थी। मन्नत को सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था, जिसके लिए उसने जवाब के लिए अप्लाई किया था, और कुछ टाइम बाद मन्नत जॉब को छोड़ देगी। लेकिन शायद मन्नत की जिंदगी में कोई और ही तूफान आने वाला था। अब मन्नत अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी, और ऐसे ही काम करते हुए मन्नत को 15 दिन हो जाते हैं। प्रेम ने भी बस पहले दिन ही चंपाबाई से पूछा था कि मन्नत कहाँ है, लेकिन उसके बाद प्रेम ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि मन्नत कहाँ है। और इन 15 दिनों में मन्नत प्रेम के सामने बिल्कुल नहीं आई थी। सुबह के समय मन्नत प्रेम से पहले ही चली जाया करती थी, और रात में मन्नत प्रेम के आने से पहले सो जाया करती थी। एक अजीब सी खामोशी और ना दिखने वाली दीवार मन्नत और प्रेम के बीच में आ गई थी। और मन्नत इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी, और मन्नत इस बात से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नैना एक पेशेंट को एग्जामिन कर रही थी। उसे पेशेंट के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, और उसके शरीर पर भी जगह जगह चोटें लगी हुई थी, और उसके हाथ भी किसी ने काट दिए थे। ये सब देखकर नैना को उसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पता नहीं लोग इतने बेरहम कैसे बन जाते हैं। किसी ने जानवरों की तरह इस आदमी के हाथों को काटा है, और उसके शरीर पर लगी चोटों के निशान बता रहे हैं जैसे इससे काफी दिनों से टॉर्चर किया गया हो। उस आदमी के साथ में 2 हट्टे कट्टे आदमी थे जो बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। नैना उनमें से एक आदमी से पूछता है, क्या आप उनकी फैमिली हैं? उनकी ये हालत करी किसने? आप लोगों ने पता किया? नैना की बात सुनकर उनमें से एक आदमी अपने मन में बोलता है, अब मैडम हम आपको कैसे बताएं कि इस आदमी की ऐसी हालत करने वाला आपका पति ही है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि जैकी था, जिसकी विजय ने ऐसी हालत कर दी थी कि आज वो खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। ज्यादातर डॉक्टर ने जैकी का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए जैकी को नैना के हॉस्पिटल में लाया गया था, और नैना उसका इलाज कर रही थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे, और ये पुलिस केस है। आपने पुलिस को तो बताया है ना? कंप्लेंट तो लिखवाई है ना? नैना की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड अपने अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। मैडम हमें तो ये रास्ते में सड़क पर मिले थे, बस इंसानियत के नाते इन्हें उठाकर अस्पताल ले आए। बाकी ना तो हम इनकी फैमिली हैं और ना ही हमने कोई पुलिस केस किया है। नैना दोनों की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ठीक है, वैसे आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कोई बात नहीं, अब आप जा सकते हैं। हॉस्पिटल इनका ध्यान अच्छे से रखेगा और उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देगा, और पुलिस को भी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मन्नत अपने क्यूबिक में बैठकर काम कर रही थी, और आज मन्नत का वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था, जिससे मन्नत थक गई थी। मन्नत अपने लिए कॉफी लेने के लिए कैंटीन की तरफ जाती है। मन्नत अपनी कॉपी लेकर आ ही रही थी कि तभी मन्नत की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की मन्नत को बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा और ध्यान से उस लड़की को देखने लगती है। उस लड़की ने ब्लैक कलर की शॉर्ट 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। चेहरे पर भी थोड़ा बहुत मेकअप था, और पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील पहने उन्हें टक टक करते हुए अपनी कमर मटका कर जा रही थी। लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी, और मन्नत जब उसे लड़की को पहचान जाती है तो मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। नताशा, नताशा यहाँ क्या कर रही है? मन्नत उसके पीछे जा ही रही थी कि तभी वानी मन्नत के पास आती है। मन्नत, मेरा एक काम कर दो प्लीज, बॉस को ना कॉफी चाहिए तो तुम उन्हें दे दोगी? मुझे अभी बहुत जरूरी काम के लिए ना बाहर जाना होगा। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है।
कोई बात नहीं वानी, तुम आराम से जाओ, मैं रमेश सर को कॉपी दे दूंगी। वानी अपनी बात सुनकर आगे की तरफ जा रही थी कि तभी मन्नत की बात सुनकर वापस से मन्नत के पास आते हुए बोलती है, नहीं नहीं रमेश सर को नहीं, प्रेम सर को काफ़ी चाहिए, और हाँ उनकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई है तो उनके लिए भी काफ़ी ले जाना ठीक है। प्लीज़ मेरा बस ये काम कर दो, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना बोलकर वानी भागते हुए चली जाती है, लेकिन मन्नत वानी की बात सुनकर तो जैसे सदमे में चली जाती है। लेकिन जल्दी मन्नत अपने आप को संभालती है और वापस से कैंटीन में जाकर 2 कप कॉफ़ी एक ट्रे में रखकर प्रेम के केबिन की तरफ जाने लगती है। मन्नत हाथ में कॉफ़ी की ट्रे लेकर प्रेम के केबिन के सामने खड़ी थी। मन्नत अपने चेहरे पर मास्क लगती है और आंखों पर शेड्स चढ़ा लेती है और अपने बालों को खोल लेती है और काफ़ी हद तक अपने चेहरे को उस छुपा लेती है। मन्नत दरवाज़ा खटखटा आती है तो प्रेम की इरिटेटिंग आवाज़ आती है, कमिंग। मन्नत धीरे से अंदर जाती है। मन्नत जैसे ही नज़र उठाकर सामने देखती है तो सामने का नज़ारा देखकर मन्नत के हाथों से कॉफ़ी की ट्रे नीचे गिर जाती है। प्रेम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और नताशा बिल्कुल प्रेम के ऊपर झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे नताशा और प्रेम एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर प्रेम नताशा को खुद से दूर करता है और सामने देखा है। चेहरे पर मास्क, आंखों पर चश्मा और बाल खुले होने के बावजूद भी प्रेम एक ही नज़र में मन्नत को पहचान लेता है। मन्नत को देखकर प्रेम मन्नत को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत तो बस अपनी पथराए आंखों से प्रेम और नताशा को देख रहे थे। मन्नत की आंखों में आंसू थे। जब मन्नत प्रेम को कोई जवाब नहीं देती तो प्रेम खुद से ही सोचते हुए बोलता है, तुम रोज सुबह घर से गायब रहती हो, इसका मतलब तुमने अपनी जॉब से रिजाइन नहीं किया। मेरे मन करने के बावजूद भी तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। तभी नताशा बीच में बोलती है, लगता है स्वीट हार्ट तुम्हारी वाइफ को तुम पर जासूसी करने का शौक चढ़ा है, इसीलिए तो तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर रही है। फिर नताशा मन्नत की तरफ देखकर बोलती है, वैसे तुमने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ ही लिया उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। और फिर नताशा थोड़ा ड्रामा करते हुए बोलती है, हम तो डर ही गए, अब हम क्या करेंगे, देखो ना स्वीट हार्ट तुम्हारी वाइफ ने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया। और फिर नताशा मन्नत को देखकर हंसने लगती है, लेकिन तभी नताशा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और नताशा का एक हाथ उसके गाल पर होता है, क्योंकि अभी अभी मन्नत ने एक जोरदार थप्पड़ नताशा के गाल पर मारा था। नताशा गुस्से में मन्नत की तरफ देखकर बोलती है, यू ब्लडी बी तारानकन, यू ब्लडी बिच, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर नताशा मन्नत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। नताशा पलट कर देखती है तो प्रेम ने उसका हाथ पकड़ रखा था। प्रेम नताशा का हाथ नीचे करते हुए बोलता है, तुम क्यों अपने नाजुक हाथों को इतना कष्ट दे रही हो? बेचारी का दिल टूटा है, अभी अभी बुरा तो लगेगा ना उसे। मन्नत अपनी हैरान नजरों से प्रेम को देखने लगती है। मन्नत अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, जो प्रेम उसे इतना प्यार करता था। कल तक जिस मन्नत के अंदर उसकी जान बसती थी, आज वो उसके साथ ऐसा कर रहा था। मन्नत सवालिया नजरों से प्रेम को देख रही थी। प्रेम भी मन्नत की सवालिया नजरों को पहचान कर उसके सामने आकर उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोलता है, क्या हुआ वाइफी, ऐसे क्या देख रही हो? जानता तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तो मैं भी नहीं देखता, लेकिन हाँ, एक सवाल का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मन्नत प्रेम की आंखों में जैसे सच को तलाश करते हुए अपने खामोश होठों से बस एक शब्द बोलती है, क्यों? प्रेम हल्का तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। च च च च कितना कुछ करना पड़ा तुम्हें अपने बिस्तर तक लाने के लिए। जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हें पाना चाहता था। फिर प्रेम नताशा को देखते हुए बोलता है, वैसे कमाल है ना, जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था। वो मेरे ही घर में रह रही थी और मेरे ही घर में मेरी ही इतनी खूबसूरत बीवी थी और मैं उसे हाथ भी नहीं लगाया था। प्रेम की बात सुनकर नताशा भी मुस्कुराने लगती है और फिर प्रेम मन्नत के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोलता है, चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती भी अपने बिस्तर तक ला सकता था और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम मेरी लीगल वाइफ थी। लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें हासिल करना चाहता था, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से प्यार करने पर मिलता है ना, वो जबरदस्ती करने पर नहीं मिलता। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रेप्स नहीं यार, सौदा भी वही करता हूँ जिसमें मुझे फायदा मिले। प्रेम का बोला गया एक एक शब्द मन्नत के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था, जो मन्नत को अंदर से बुरी तरह से तोड़ रहा था और अब मन्नत से और बर्दाश्त नहीं होता।
मन्नत अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है। बस। मन्नत अपनी जलती हुई नज़रों से एक नज़र नताशा को देखते हैं और फिर प्रेम को, और फिर वहां से बिना कुछ कह चली जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और मन्नत को बोलता है, मैडम घर आ गया। मन्नत को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। मन्नत जैसे अपनी सुध बुध खो चुकी थी। मन्नता थके कदमों से गाड़ी से बाहर निकलती है और बेसुध होकर अंदर जाने लगती है। और तभी मन्नत का पैर एक कारपेट में फंस जाता है। मन्नत संभल नहीं पाती और लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगती है और तभी एक टेबल का किनारा मन्नत के पेट पर लगता है और फिर मन्नत की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। मन्नत अपने पेट को पकड़कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। मन्नत को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मन्नत ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था और मन्नत दर्द से चिल्लाकर रो रही थी। मन्नत की दर्द भरी चीखें जब चंपाबाई के कानों में पड़ती है तो चंपाबाई भागकर मन्नत के पास आती है और मन्नत को देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत ने दर्द से अपना पेट पकड़ रखा था और मन्नत की कमर का निचला हिस्सा खून में भीग गया था। एपिसोड 120। अब आगे। चंपाबाई, नैना और विजय तीनों ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे और अंदर मन्नत का ट्रीटमेंट चल रहा था। मन्नत की हालत बहुत नाजुक थी। मन्नत को जब चंपाबाई ने उसे हाल में देखा था तो चंपाबाई की जहां में सिर्फ नैना का ख्याल आया था और चंपाबाई ने नैना को फ़ोन कर दिया और नैना ने जैसे ही मन्नत की कंडीशन के बारे में सुना तो अपने हॉस्पिटल से तुरंत एम्बुलेंस लेकर घर आ गई थी। नैना ने फ्रेंड को बहुत बार कॉल किया था लेकिन प्रेम ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया था, इसीलिए नैना ने एक मैसेज लिखकर सेंड कर दिया था। तभी एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और सभी लोग उसे नर्स को घेर कर खड़े हो जाते हैं तो नर्स बोलती है, देखिए सर, पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हमें एबॉर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पेशेंट के हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए। नर्स की बात सुनकर तीनों लोग हैरान हो जाते हैं। नैना कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, क्या भाभी प्रेग्नेंट थी? नर्स, जी हाँ। आपको नहीं पता, पेशेंट 4 वीक प्रेग्नेंट थी। उनकी बॉडी पहले ही बहुत वीक थी और ज़्यादा ख्याल ना करने की वजह से और आज लगी चोट की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। नर्स की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नर्स फिर से बोलता है, देखिए हमें इमीडिएटली एबॉर्शन करना होगा, वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए आप जल्द से जल्द पेशेंट के हस्बैंड को बुला दीजिए। उनके साइन के बगैर हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। और तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आती है, कहाँ साइन करने हैं? नर्सों प्रेम को देखकर पहचान जाती है क्योंकि जब मन्नत को जहर दिया गया था तब भी मन्नत का ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में हुआ था। नर्स प्रेम के हाथ में कुछ पेपर देती है और बोलती है, सर, ये अबॉर्शन के पेपर हैं, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। नर्स प्रेम को एक जगह पर उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है। प्रेम कुछ देर तक उन पेपर्स को देखा है और फिर वहाँ पर साइन कर देता है। साइन करते वक्त कब प्रेम की एक आंख से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। प्रेम को पता ही नहीं चलता। साइन करने के बाद नर्स वापस से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। कुछ देर ऑपरेशन चलता है और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी प्रेम उनके सामने आकर बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि मिसेस सिंघानिया 6 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? प्रेम, मुझे नहीं पता और न ही मन्नत ने मुझे कुछ बताया था। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी वाइफ कैसी है। आपकी वाइफ फिलहाल खतरे से बाहर है और कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर प्रेम ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी प्रेम को किसी का कॉल आता है। प्रेम अपना फ़ोन निकालकर जब नंबर देखा है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। प्रेम अपना फ़ोन लेकर साइड में आ जाता है और फ़ोन को कान पर लगा लेता है। तभी सामने से एक आदमी के हंसने की आवाज़ आती है। आदमी अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, What happened my love? अपनी बीवी की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें। इतना बोलकर वह आदमी फिर से हंसने लगता है। प्रेम अभी भी खामोश था और कुछ नहीं बोल रहा था। फिर से वो आदमी अपनी हंसी को रोककर बोलता है, अब पता चला जब अपना प्यार हमसे दूर होता है तो कैसा लगता है। तुमने भी मेरे प्यार को ठुकराया था, मैं भी तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। वो आदमी फिर से हंसते हुए बोलता है, वैसे एक बात तो बताओ माय लव, कैसा लग रहा है किसी दूसरे की उंगली के इशारे पर नाचते हुए प्रेम सिंघानिया, बिजनेस वर्ल्ड का किंग, जिसके नाम से ही उसके दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, जिसके एक इशारे पर पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, जिसकी क्रूएलिटी की मसाले दी जाती हैं, जिस इंसान से बड़ा बिजनेसमैन दुश्मनी करने की सोच से भी घबराता है, वो किसी के इशारों पर नाच रहा है। हा हा हा
हाय ये इश्क ना जाने क्या क्या करवाता है, लोग ऐसे ही नहीं इश्क पर कुर्बान होते हैं। प्रेम अभी भी खामोशी से बस उस आदमी की सारी बातें सुन रहा था। आदमी वैसे सोचा नहीं था कि बिजनेस वर्ल्ड के किंग को इतनी आसानी से कमजोर किया जा सकता है। राजा की जान उसकी रानी में और उसकी रानी की जान उसके परिवार में। ना रानी की जान उसके दादू में। इतना बोलकर वो आदमी फिर से हंसने लगता है। हाँ आदमी, वैसे मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर है। तुम मेरी प्यास बुझाओ, उसके बदले में तुम्हें बना लूंगा इस दुनिया का राजा और मैं बनूंगी तुम्हारी रानी। प्रेम जो इतनी देर खामोशी से उस आदमी की बातें सुन रहा था, अब अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बहुत ही दर्द आवाज में बोलता है। बहुत शौक है ना तुझे मेरे साथ सोने का, मैं तुझे ऐसी नींद सुला लूंगा कि तेरे पूर्वज तक तुझे उठा नहीं पाएंगे। प्रेम सिंघानिया को तोड़ना इतना आसान नहीं और तूने तो प्रेम सिंघानिया के दिल पर वार किया है। सही कहा तूने, राजा की जान रानी में, और अगर रानी पर किसी ने नजर डाली तो राजा चीर फाड़ देता है। और तेरे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी 7 नस्लें भी नहीं, तेरी तो नस्ल ही पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि तू तो खैर छोड़, तेरे टुकड़े मैं गटर में जरूर बहाऊंगा, उसकी तो फिक्र मत कर। आदमी गुस्से में तेल मिलाते हुए कुछ बोलने वाला होता है कि तभी प्रेम बोलता है, चल बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब फोन रख। इतना बोलकर प्रेम बिना सामने वाले की बात सुन फोन कट कर देता है। अगली सुबह मन्नत धीरे धीरे आंखें खोल दी है, और जब मन्नत आंखें खोलती है तो मन्नत की आंखों के सामने विजय और नैना खड़े थे। मन्नत अपनी नजरें चारों तरफ घूमकर प्रेम को देखती है, लेकिन मन्नत को प्रेम कहीं नजर नहीं आता। मन्नत धीरे से बैठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मन्नत को अपने पेट में बहुत दर्द होता है और मन्नत वापस से लेट जाती है। मन्नत को दर्द में देखकर नैना और विजय मन्नत के पास आ जाते हैं। मन्नत अपने पेट पर हाथ रखकर नैना को बोलती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। मन्नत की बातें सुनकर नैना समझ जाती है कि मन्नत को भी नहीं पता था कि मन्नत प्रेग्नेंट थी। इसीलिए नैना मन्नत को समझाते हुए बोलती है, कल जब आप गिरी थी तब आपके पेट में चोट लग गई थी और इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। मन्नत नैना की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोलती है, तुम्हारे भैया कहाँ हैं, वो नहीं आए। रात भर तो भैया तुम्हारे पास ही थे, लेकिन सुबह उन्हें किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। मन्नत अब ठीक थी, इसीलिए विजय भी अपने ऑफिस पर किसी जरूरी काम से चला जाता है। नैना भी अपने हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। 2 दिन बाद मन्नत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन इन 2 दिनों में प्रेम हॉस्पिटल मन्नत से मिलने के लिए नहीं आया था। इस बात से नैना और विजय दोनों ही प्रेम से नाराज थे। हॉस्पिटल से जाने के बाद प्रेम घर भी नहीं आया था और उस वक्त के बाद पूरा 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में प्रेम एक भी बार घर नहीं आया था और प्रेम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। विजय ने भी प्रेम के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन विजय भी प्रेम की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। और तब एक दिन कुणाल ने आकर घर पर बताया कि प्रेम को ढूंढने की कोशिश ना करें, जब उनका मन होगा वो घर आ जाएंगे, अभी वो किसी काम से देश के बाहर गए हुए हैं। रात का समय मन्नत बालकनी में खड़े चांद को देख रही थी। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चांद को देखते हुए मन्नत प्रेम के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर रही थी। करवा चौथ वाले दिन प्रेम का मन्नत के लिए गाना लंदन की सड़कों पर प्रेम के साथ घूमना, और फिर मन्नत के लिए कंपनी खोलना, अपने विला को मन्नत विला नाम देना, और फिर प्रेम का मन्नत के साथ काशी जाना, प्रेम का मन्नत के दादू से माफी मांगना, और फिर मन्नत को अर्चना की दी हुई बद्दुआ याद आती है, जिसे याद करके मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत चांद को देखते हुए अपने भरे गले से बोलता है, आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना अर्चना दीदी, देखो आपकी बद्दुआ सफल हो गई। मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन गई, मेरा प्यार मुझसे छीन गया, और पिछले 1 महीने से मेरा प्यार, मेरा पति कहाँ है मुझे कोई खबर नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। और फिर मन्नत फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर तक रोने के बाद मन्नत वापस से अपने कमरे में जाती है और अपना फ़ोन उठाकर प्रेम को कॉल करती है, लेकिन फिर से प्रेम का फ़ोन बंद आता है। मन्नत निराश होकर अपना फ़ोन वापस से टेबल पर रखने वाली होती है कि तभी मन्नत को ख्याल आता है कि वो अपने दादू से ही बात कर ले। जब से काशी से आए हैं उसने अपने दादू से एक भी बार बात नहीं करी, और मन्नत अपने दादू को फ़ोन लगा देती है, लेकिन दादू का फ़ोन भी बंद आता है। मन्नत योगेश का नंबर ट्राई करती है तो योगेश का नंबर भी नहीं लगता। मन्नत मोहन का नंबर ट्राई करती है तो मोहन का नंबर भी नहीं लगता। मन्नत सोच में पड़ जाती है कि किसी का भी फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा।
मन्नत कुछ सोचते हुए मालिनी काकी को फोन करती है और 2 से 3 रिंग जाने के बाद मालिनी काकी फोन उठा लेते हैं। मन्नत बिटिया कैसी हो? मन्नत, मैं ठीक हूँ काकी, पर मुझे आप ये बताइए घर पर किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा? बिटिया क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम्हारे जाने के अगले ही दिन तुम्हारे दादू पता नहीं कहाँ चले गए और तब से अब तक उन्हें ढूंढा जा रहा है। क्या तुम्हें दामाद जी ने कुछ नहीं बताया? मन्नत परेशान होकर बोलती है। क्या नहीं बताया और आप उनसे कब मिली थी? मालिनी काकी, हम तो दामाद जी से 2 दिन पहले ही मिले थे। दामाद जी हर हफ्ते काशी आते हैं। तुम्हारे दादू के जाने के बाद ये समझ लो जैसे दामाद जी ने ही घर को संभाल रखा है, क्योंकि उनके जाने के बाद तो जैसे घर में मातम छा गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे दादू को कहाँ पर ढूंढे। तब तुम्हारे बड़े भैया यानी कि योगेश ने ही दामाद जी को काशी बुलाया था और दामाद जी भी फोन करने के 3 घंटे बाद ही काशी आ गए थे और तब से लेकर अब तक दामाद जी ही पूरे घर को संभाल रहे हैं और तुम्हारे दादू को भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा बिटिया, तुम अपना ख्याल रखना, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। मन्नत बिना कुछ कहे फोन काट देती है, लेकिन अब मन्नत बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मन्नत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। लेकिन मन्नत इतना तो समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत कुछ ऐसा है जो मन्नत की नज़रों से छिपा हुआ है। अगली सुबह मन्नत को 1 महीना हो गया था। मन्नत ने अपना कदम घर के बाहर नहीं रखा था, लेकिन कल रात मालिनी जी से बात होने के बाद मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान थी और मन्नत ने डिसाइड कर लिया था कि सुबह होते ही मन्नत काशी के लिए जाएगी। जैसे ही मन्नत अपना सामान लेकर घर के बाहर कदम रखते हैं तो उसके सामने 4 बॉडीगार्ड अपनी गर्दन झुकाकर और अपने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। मन्नत उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है, मैडम आप घर के बाहर नहीं जा सकती। प्रेम सर का ऑर्डर है कि आपको घर से बाहर ना जाने दिया जाए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर मन्नत थोड़ा गुस्से में बोलती है, और तुम मुझे बाहर जाने से रोकोगे? बॉडीगार्ड सर झुकाकर बोलता है, मैडम हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की हमें कितनी भयानक सजा मिल सकती है हम सब जानते हैं, इसीलिए मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हो गया तो प्रेम सर हमें जान से मार डालेंगे। बॉडीगार्ड की रिक्वेस्ट को सुनकर मन्नत के कदम आगे नहीं जाते और मन्नत वापस से अपने पैर पटकते हुए गुस्से में अंदर आ जाती है। और तभी मन्नत की नज़र विजय पर जाती है और मन्नत गुस्से में अपने हाथ बांधकर विजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। विजय सवालिया नज़रों से मन्नत को देखने लगता है। तभी मन्नत विजय को बोलती है, पतिदेव हर हफ्ते काशी जाते हैं और काशी में अगर पत्ता भी हिलता है तो तुम्हें उसकी खबर होती है, तो पतिदेव अगर काशी जा रहे हैं और इसकी खबर तुम्हें ना हो, ऐसा हो ही नहीं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।